मुझे गाना नहीं आता तो मुझे क्यों बुलाया। एक बार कुछ ऐसा हो गया था रफ़ी साहब के साथ। कौन सा ये किस्सा है, किस फिल्म का ये किस्सा है, आज ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, रफ़ी साहब जब इंडस्ट्री में आए थे 1944 के आसपास, उनकी आवाज़ को इंट्रोड्यूस किया था नौशाद साहब ने। तो रफ़ी साहब की आवाज़ उस दौर में एक अलग आवाज़ थी। रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल चाहे हाई पिच पे कर लो चाहे लो पिच पे कर लो, ऐसी थी रफ़ी साहब की आवाज़। रफ़ी साहब से पहले जो प्लेबैक सिंगिंग हुआ करती थी वो उसकी एक लिमिट थी। होता क्या था, जितने भी सिंगर्स थे वो लो पिच पे गाया करते, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी उसी तरीके के गाने बनाया करते थे। मगर रफ़ी साहब जब से आए तो म्यूजिक डायरेक्टर्स को जैसे उनकी क्रिएटिविटी को पंख लग गए। कुछ इस तरीके का माहौल हो गया था। म्यूजिक डायरेक्टर अब खुल के गीत बना रहे थे, हाई पिच के गीत बना रहे थे। तो रफ़ी साहब का काफ़ी नाम हो रहा था। और जब रफ़ी साहब ने बैजू बावरा में गाया तो उसके बाद फिर रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और रफ़ी साहब 50 के दशक के आखिर में बहुत बड़े गायक हो गए थे। रफ़ी से मोहम्मद रफ़ी एक जो नाम था रफ़ी साहब का होने लगा और उसके बाद वो रफ़ी साहब कहलाए। तो रफ़ी साहब के काम का अपना एक अलग अंदाज था। रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग को नए नए आयाम दिए, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, किशोर कुमार साहब, जी हाँ, किशोर कुमार साहब की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि किस्सा ऐसी कुछ जुड़ा हुआ है। किशोर कुमार साहब जब रफ़ी साहब का उरूज था, जब रफ़ी साहब पीक पर थे, तो किशोर कुमार साहब उस वक्त पे एक्टिंग भी कर रहे थे, गाने भी गा रहे थे, मगर उनकी गायकी को कोई सीरियस नहीं ले रहा था। कहते हैं कई बार रिजेक्शन भी मिला उस दौर में किशोर कुमार साहब को। कई म्यूजिक डायरेक्टर उनको सिंगर नहीं मानते थे, मगर उस दौर में भी किशोर कुमार साहब ने एक से एक नायाब गीत दिए। तो ये सब चल रहा था दोस्तों। 1969 भुलाए नहीं भुलाया जा सकता, फिल्मी इतिहास का एक मुख्य पार्ट है 1969। जी हाँ, यहाँ पर किशोर कुमार साहब की सिंगिंग को इस्टेब्लिशमेंट मिला राजेश खन्ना के साथ। किशोर कुमार साहब ने जब आराधना में गाया तो जैसे कमाल ही हो गया। हर तरफ उस दौर में एक ही चर्चा थी, एक क्या दो लोगों की चर्चा हुआ करती थी, एक राजेश खन्ना की और एक किशोर कुमार साहब की। किशोर कुमार साहब इतना बड़ा नाम बन गए थे। कहते हैं यही वो दौर था 70 के बाद का दौर। रफ़ी साहब का थोड़ा काम कम हो गया था। मैं ये अपने हवाले से नहीं कह रहा हूँ, एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसी के हवाले से मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। बताऊंगा बाद में किसका वो पॉडकास्ट था। तो खैर साहब, 70 के दशक में रफ़ी साहब का काम थोड़ा कम हुआ, नाम थोड़ा कम हुआ। किशोर कुमार साहब लगातार चल रहे थे। हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर चाहता था कि किशोर कुमार साहब उनके लिए प्लेबैक थे। 70 के बाद ऐसा हो चुका था। मगर रफ़ी साहब ने 70 में कम बैक भी किया। कुछ साल के लिए वो हज पे भी चले गए थे, इस वजह से भी रफ़ी साहब के काम पर फर्क पड़ा। मगर रफ़ी साहब जब वापस लौटे हज के बाद, उन्होंने ख्याल बना लिया था कि वो गायकी नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने उनका सलाह दिया, गाना इस्लाम में हराम है, आप गाना नहीं गाएंगे। तो रफ़ी साहब गायकी छोड़ने भी वाले थे, इसलिए भी थोड़ा गायकी से पीछे हो गए थे। मगर कुछ लोगों ने समझाया रफ़ी साहब को, अरे अल्लाह की तो देन है आपको ये गायकी, आप इसको जारी रखिए। नौशाद साहब ने भी समझाया। इस तरीके से फिर रफ़ी साहब ने सन 72-73 में जो फिर कमबैक किया वो गज़ब का था। और जब रफ़ी साहब ने कमबैक किया तो 70 के दशक में ही रफ़ी साहब ने एक से एक सुपरहिट सॉन्ग्स दिए। मगर दोस्तों, रफ़ी साहब कहीं ना कहीं जो उनके प्रोड्यूसर का रवैया था जो 70 से पहले का था वो बदल चुका था। जो प्रोड्यूसर कहते हैं रफ़ी साहब के कदमों पर गिरते थे, अब वो किशोर कुमार साहब के कदमों पर गिर रहे थे। ऐसा महेंद्र कपूर साहब के जो बेटे हैं रोहन कपूर, उन्होंने भी इस किस्से को शेयर किया। रफ़ी साहब इस बात को लेकर के थोड़े चिंतित हो गए थे जब किशोर कुमार साहब का दौर था। रफ़ी साहब किशोर कुमार के लिए कुछ नहीं कहते थे, मगर वो प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर उनके कदमों पर गिरा करते थे। तो रफ़ी साहब कई बार ये बात शेयर करते थे महेंद्र कपूर साहब से, यार ये क्या हो रहा है, अब मेरी आवाज़ में वो बातचीत नहीं रही है, प्रोड्यूसर ये सब क्या कर रहे हैं। तो महेंद्र कपूर साहब समझाते थे, नहीं रफ़ी साहब ये कुछ और बात है, ये बिजनेस वाली बात है, ये गायकी की बात नहीं है, आप इस पे ध्यान मत दो, आप गायकी पे ध्यान दो। खैर साहब, 70 के दशक में ही रफ़ी साहब ने एक से एक नायाब गाने देने शुरू किए और यही वो 70 का दशक था दोस्तों जिसमें रफ़ी साहब ने लैला मजनू जैसी फिल्म में
जो गीत गाए वो सुपर डुपर हिट रहे, कमाल के वो गीत गाए और लगातार फिर उनकी फिल्में आती रहीं। सारे के सारे गीत एक एक फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने गाए और वो सब के सब गीत 70 के दशक में ही सुपर डुपर हिट रहे। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, रफ़ी साहब को 70 के दशक में ही नेशनल अवार्ड भी मिला था क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए। तो रफ़ी साहब का पीक इतना था 70 के दशक में, रफ़ी साहब का नाम इतना था 70 के दशक में। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है दोस्तों कि रफ़ी साहब को खाली बैठना पड़ा। ये बात एक सिरे से खारिज करने योग्य। कैसे रफ़ी साहब खाली बैठते थे? 70 के दशक में तो रफ़ी साहब मैक्सिमम शोज कर रहे थे, वो भी इंडिया से बाहर, तो कैसे रफ़ी साहब खाली बैठते थे? और 70 के दशक में ही रफ़ी साहब ने एक से एक नायाब गीत दिए जो बताए जा सकते हैं, चाहे वो आज मौसम बड़ा बेईमान हो, चाहे वो लैला मजनू के गीत हों, चाहे वो धर्मवीर के गीत हों, चाहे वो हम किसी से कम नहीं के गीत हों, चाहे वो आशा के गीत हों, चाहे वो सरगम के गीत हों। कितनी ही फिल्मों के गीत रफ़ी साहब ने 70 के दशक में दिए और ये जितनी भी मैंने फिल्में बताई सबके सब गीत सुपर डुपर हिट। आज भी ये कामयाब गीत है। मगर 70 के दशक में कुछ ऐसा हुआ था दोस्तों, एक बार जो किस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये किस्सा शेयर किया था सुदेश भोसले ने एक पॉडकास्ट के अंदर। कुछ महीनों पहले सुदेश भोसले ने एक पॉडकास्ट कर रहे थे, सुदेश भोसले किसी पत्रकार के साथ। तो वहाँ सुदेश भोसले ने बताया कि रफ़ी साहब थोड़ा शॉर्ट डिप्रेशन में चले गए थे। हालांकि मैं मानता ही नहीं कि रफ़ी साहब शॉर्ट डिप्रेशन में जा सकते हैं। रफ़ी साहब का जो व्यक्तित्व था, रफ़ी साहब का जो किरदार था, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर खैर साहब, सुदेश भोसले साहब का ये कहना था कि रफ़ी साहब शॉर्ट डिप्रेशन में चले गए थे। तो रफ़ी साहब को जब अमर अकबर एंथनी के लिए बुलाया गया तो रफ़ी साहब कॉन्फिडेंट नहीं थे। रफ़ी साहब ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि यार मुझे तो गाना नहीं आता, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? तो खैर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब के बहुत मुरीद थे और ख़ासकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई तो रफ़ी साहब को ईश्वर का दर्जा ही देते थे। तो मनमोहन देसाई ने भी कहा रफ़ी साहब ये बात क्या कर रहे हैं, अब आप तो नायाब हैं, आप गाइए तो सही अमर अकबर एंथनी के गाने, फिर देखिए ना कमाल ही कमाल होगा। और वाकई जब रफ़ी साहब ने अमर अकबर एंथनी के गाने गाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रिक्वेस्ट पे, मोहन देसाई की रिक्वेस्ट पे, इन गीतों ने तो कमाल ही कर दिया। पर्दा है पर्दा, क्या फिल्मी कवाली कोई दूसरी ऐसी बन सकती है? आप बताइएगा कमेंट करके। क्या कोई फिल्मी कवाली का मतलब है जिसमें प्लेबैक सिंगिंग की झलक आती है। ऐसे तो कई कवालों ने गाए हैं 70 के दशक में गाने फिल्मों के, लेकिन फिल्मी कवाली जिसको कहेंगे विशुद्ध फिल्मी कवाली, जिसमें रेंज भी है, डेप्थ भी है और जिसमें एक ऐसी आवाज लग रही है जो हीरो पर सूट हो। क्या कोई ऐसी कवाली 70 के दशक में आई जैसे पर्दा है पर्दा आई? कोई नहीं आई होगी। अगर किसी को लगता है कोई दूसरी कवाली आई हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। 70 के दशक में वाकई रफ़ी साहब थोड़ा बहुत निराश हो गए थे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनको नौशाद साहब ने भी याद दिलाया कि भैया तुम वही रफ़ी साहब हो जिसने बैजू बावरा के गीत गाए, वो दुनिया के रखवाले जैसे गीत। तुम रफ़ी हो, तुम हार नहीं सकते, तुम थक नहीं सकते, तुम्हें गाना ही होगा। तो रफ़ी साहब के साथ कई दिग्गज संगीतकार थे, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनको विश्वास था रफ़ी साहब ने, और रफ़ी साहब ने 70 के दशक में भी उनका विश्वास नहीं तोड़ा। एक से एक नायाब गाने 70 के दशक में गए। मैं वो सारी फिल्में आपको गिना चुका हूँ। ये तो वो फिल्में जो सुपर डुपर हिट रही। कितने गीत रफ़ी साहब के ऐसे हैं जो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रफ़ी साहब को गवाए, वो भी गीत नायाब सुपर डुपर हिट, कमाल के गीत। फिल्म का आता पता नहीं, मगर गीत आज भी वो हिट है, सुपर हिट है। रफ़ी साहब की आवाज़ का वो जादू था। तो 70 से लेकर के 80 के दशक तक रफ़ी साहब लगातार चले। हाँ, कुछ साल के लिए वो हज पे भी गए, उनका मूड भी बन गया था कि गायकी को छोड़ देंगे, मगर नौशाद साहब ने उनको समझाया तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए थे। लेकिन जो कहते हैं, अभी एक बात भी उठी थी कि रफ़ी साहब 7-8 साल तक रफ़ी साहब के पास काम नहीं था। बिल्कुल गलत। ऐसा कैसे हो सकता है यार? 7-8 साल तक मुंबई जैसी जगह में किसी के पास काम ना और वो सर्वाइव कर जाए, इतने बड़े विला मेरे, ये कैसे हो सकता है? रफ़ी साहब कामयाब सिंगर थे, कभी रफ़ी साहब पीछे नहीं गए। हाँ, किशोर कुमार साहब उस दौर में आगे ज़रूर आए, मगर रफ़ी साहब कभी पीछे नहीं गए। उनकी गायकी का जलवा हमेशा बरकरार रहा। और हाँ, एक बात और है, अभी मैं कुछ रिकॉर्ड देख रहा था कुछ वीडियो पे, अगर उनकी बात माने फिर तो कमाल है यार। कहते हैं 1970 से लेकर के 1980 तक, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किशोर कुमार और रफ़ी साहब का, मगर कुछ मैं वीडियो देख रहा था उसमें आंकड़े बताए गए। 1970 से लेके 1980 तक रफ़ी साहब ने 1300 से थोड़ा ऊपर गीत गाए और किशोर कुमार साहब ने
70 से लेकर के 1980 तक 1200 से थोड़ा ऊपर गीत गाए, यानी 1300 से कम। तो यहाँ भी रफ़ी साहब को ज़्यादा गीत मिले। और अगर आप 70 के हिट्स की बात करेंगे, आप सोचो ना दोस्तों, आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्या इस गाने का कोई दूसरा तोड़ है? इस गाने के आगे कोई दूसरा गाना खड़ा किया जा सकता है? ऐसे ऐसे गीत दिए, लैला मजनू के गीत यार, कौन भुला सकता है? ऐसे ऐसे गीत रफ़ी साहब ने उस दौर में दिए। तो ये मानना कि रफ़ी साहब थक हार गए थे, बिल्कुल गलत। हाँ, धर्म के कारण या थोड़ा हंस पे जाने के कारण वो थोड़ा पीछे ज़रूर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सबने समझाया उनको कि आपको गाना चाहिए। और जब उन्होंने कमबैक किया, गजब का कमबैक किया। और सबसे बड़ी बात, 70 के दशक में नेशनल अवार्ड जीतने वाले रफ़ी साहब थे। यही रफ़ी साहब थे जिनके लिए बोला जाता है, कुछ लोग गलत बातें उड़ा रहे हैं, 7-8 साल तक खाली बैठे रहे। 7-8 साल तक खाली बैठा सिंगर नेशनल अवार्ड लेके जाएगा, क्या कमाल की बात है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए। हाँ, अमर अकबर एंथनी का किस्सा सुदेश भोसले ने शेयर किया था पॉडकास्ट से। मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये किस्सा शेयर करूं, जो उन्होंने कहा। अब ये सच है या झूठ है? रफ़ी साहब ने ऐसा कहा था कि यार मुझे क्यों बुलाया, मुझे तो गाना नहीं आता। मगर कि मुझे ये विश्वास नहीं है कि रफ़ी साहब ऐसा कहेंगे, यार मुझे क्यों बुलाया, मुझे गाना नहीं आता। ये बात पता नहीं समझ से परे है, मगर हाँ, वो कह रहे हैं, वो इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़े हैं सुदेश भोसले। तो पता नहीं सच है या झूठ है, आप ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो, दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।